शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, यह कहना है सीईसी राजीव कुमार का। मंगलवार को जब दिल्ली के दंगल की डेट अनाउंसमेंट के लिए वो मीडिया से मिले तो उन्होंने उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की जो लंबे वक्त से विपक्ष उठा रहा था, जैसे ईवीएम हैक प्रूफ है या नहीं, शाम 5 बजे बाद मतगणना के आंकड़े एकाएक उछल कैसे जाते हैं, एक्सेट्रा। लेकिन क्या ये जवाब काफी रहे? नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चुनाव आयोग को पहली बार लगा कि उन्हें खुद को क्लीन साबित करना ही होगा, पर आरोप दो तरह के हैं जिनका सामना चुनाव आयोग कर रहा है। एक तो विपक्ष की रूटीन वाली सियासत का, दूसरा इनएक्टिवनेस का। क्या विपक्ष को उसके सवालों के जवाब मिलने के बाद कुछ क्लैरिटी मिली? क्या बीजेपी की हर जीत पर संशय की दीवार खड़े करने की कोशिश ढह गई? और क्या आयोग ने खुद को पाक साफ साबित कर लिया? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता महिपाल महला मेरे साथ हैं, सीएल यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। एकलव्य, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। एकलव्य, बहुत से सवालों को आयोग ने आज एड्रेस किया, जैसे कि जरूरी था कि ये अगर हमने जवाब नहीं दिया तो न जाने क्या हो जाएगा। एक्शन से तो मुझे यही लगा, लेकिन इनएक्टिवनेस पर कोई जवाब नहीं आए। जैसे आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे तो उस पर सदियां लग जाती हैं आपको किसी नतीजे पर पहुंचने में। जो काला धन फ्लो करता है चुनावों के दौरान, उस पर कोई जवाब देने की कोशिश नहीं हुई। रमेश बिधूड़ी के बयान पर आज उन्होंने जब रिएक्शन दिया तो फिर आयोग को यह भी बताना चाहिए कि जब आपका ये रिएक्शन है तो उस पर इनएक्टिवनेस क्यों है? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको बताऊं इम्पॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले तो जो आपने बात कही कि एक जो ईवीएम को लेके पर्टिकुलरली उनने जो क्लैरिफिकेशन दिया, वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि जो चुनावी पार्टीज़ होती हैं, राजनीतिक पार्टीज़ होती हैं, वो अपनी जो कंप्लेंट्स हैं एक तरह से मोस्टली एक रिटन फॉर्म में चुनाव आयोग को देती हैं। उसके जो होते हैं रिटन ही जो रिप्लाईज होते हैं वो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को देते भी हैं। बट मैं समझता हूं कि आज जो चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस किया है वो चुनावी राजनीतिक पार्टीज़ को नहीं बल्कि देश की जनता को किया है, जो भी मैं समझता हूं कि काफ़ी आवश्यक है। क्योंकि देखिए, जब हम एक डेमोक्रेसी हैं तो देश की जनता को विश्वास होना चाहिए कि जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है उस पे जो आरोप लगाए जाते हैं उसको लेके जनता के मन में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई भी इस तरह की मतलब दूर दूर तक संभावना भी नहीं है। नहीं, पर क्लैरिटी की जरूरत आज ही क्यों पड़ी? मेरा कहने का मतलब ये, देखिए ये सवाल इसलिए बन रहा है चुनाव अभी हो रहे हैं तो क्लैरिटी तो अभी दी जाएगी। नहीं, वो तो 2024 में भी दी जा सकती थी। 2017 से आरोप लग रहे हैं, 2015-16 से देखिए समय समय पे चुनाव आयोग ने तो मतलब सबको वेलकम भी किया है कि अगर ऐसी कोई मतलब संभावना हो सकती है किसी को इस तरह का, मतलब उनने तो एक हैकेथॉन करवा के वर्ल्ड ओवर से साइंटिस्ट को इन्वाइट किया था जब इस तरह के आरोप लगते थे। हैकेथॉन करवाई, वहां पे तो कोई आया नहीं। तो अब उसके बाद भी लेकिन आरोप लगना तो बंद नहीं हुए ना। तो अगर आरोप लगते रहेंगे तो स्पष्टीकरण भी आता रहेगा। क्या जनता के बीच में विपक्ष का ये वाला नैरेटिव सेट होने लगा था? नहीं तो जवाब देने की जरूरत कहां थी? नहीं, मैं नहीं समझता कि जनता के बीच ये नैरेटिव सेट होने लगा इसलिए उन्होंने करा क्योंकि ये मतलब चुनावी प्रक्रिया के ऊपर एक आरोप है, इसलिए चुनाव आयोग ही इसका स्पष्टीकरण देगा और जब चुनाव का समय आता है तभी देगा। तो उसी समय इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और जहां तक आपने दूसरी चीजों की बात करी, इनएक्टिविटी की, उसके लिए भी मैं कहूंगा कि देखिए इसमें चुनाव आयोग जो डिसीजंस लेता है उसमें अनफॉर्चुनेटली उनको मतलब अपनी डेमोक्रेसी में काफ़ी बार पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है और वो पॉलिटिसाइज करने के बाद वो एक तरह से एक जैसे कहते हैं कि एक दूसरे ही जो पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है जो कि मतलब जुडिशरी है उसमें वो मामले पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल ही देता हूँ कि इस दिल्ली के इलेक्शन में ही एक बड़ी विचित्र सिचुएशन है। मतलब भारत के इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार ही ऐसा होगा कि दिल्ली की जनता को एक ऐसे मुख्यमंत्री का चुनाव करना है जो यदि अगर री इलेक्ट होते हैं, क्योंकि वो बता ही चुके हैं कि भाई आतिशी तो जो हैं वो इंटरिम सीएम है एक तरह से, यदि अगर आम आदमी पार्टी आती है तो अरविंद केजरीवाल स्वयं सीएम बनेंगे इस बार। तो
सुप्रीम कोर्ट का तो स्टैंडिंग ऑर्डर है कि वो ना ऑफिस जा सकते हैं ना किसी फाइल पे अपने दस्तखत कर सकते हैं। तो दिल्ली की जनता को एक ऐसे मुख्यमंत्री का चुनाव करना है जो ना कुछ कार्य कर पाएगा ना ऑफिस जा पाएगा। तो 2 सेकंड, ये बात तो आयोग को भी पता है ना, ये चुनाव आयोग को ये बात पता है क्या कर रहा है, ये चुनाव आयोग कर क्या सकता है, इंपॉर्टेंट बात ये है क्योंकि ये उसकी डोमेन से ही बाहर है। एक्टिवनेस की बात है, दोनों ही चीजें अगर आप देखेंगे तो मतलब या तो सरकार कोई नियम बना दे कि इस तरह के अगर किसी के ऊपर स्टैंडिंग ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट। जो पॉइंट आपने कहा उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आप ये कह रहे हो कि हमारी जो मौजूदा सीएम है उस पर मुहर मत लगाओ, उसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये बात कह रहा हूं कि आखिर चुनाव आयोग को इनएक्टिवनेस जिस पर नियम क्लियर है, भाई आपको तो ये पता है ना कि क्या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा क्या नहीं होगा, आपको ये पता है ना काला धन कैसे रोका जा सकता है कैसे नहीं रोका जा सकता है, उस पर तो स्थिति स्पष्ट है। आपको पता है कि किस तरह के बयानों को टोटली बॉयकॉट करना है और उस पर क्या पनिशमेंट्स देनी है। रमेश बिधूड़ी के बयान पर भी पनिशमेंट्स हो सकती थी, केजरीवाल के भी कुछ बयान आपत्तिजनक रहे हैं, उस पर भी बात हो सकती थी, उस पर इनएक्टिवनेस जो रही है चुनाव आयोग। मैं आपसे बड़े स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं कि रमेश बिधूड़ी ने जो अभी बयान दिया है इसमें क्या पनिशमेंट हो सकता है, क्या पनिशमेंट हो सकता है? उनने क्या कोई इल्लीगल बयान दिया है? हाँ, मैं ये मानने के लिए ये तैयार हूं मैं मानने के लिए कि उनको एक तरह से महिला के बारे में या किसी बुजुर्ग उस महिला के बुजुर्ग का लगातार कहना, एक दिन प्रियंका फिर अगले दिन आतिशी, ये 2 चीजें। लेकिन ठीक है, मैं एकलव्य आऊंगा आपके पास, स्वप्निल जी, मैं आऊंगा 20 सेकंड विश्वास मानिए जरूरी है, जनता के लिए क्या इंपॉर्टेंट है स्वप्निल जी? मैं बताऊंगा, एकलव्य आऊंगा मैं 2 मिनट। सीएल यादव साहब के पास मैं यहां पर जा रहा हूं। यादव साहब, आप सीए हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की महत्ता आप ही समझते हैं। आज चुनाव आयोग ने एक एक ग्राफ के जरिए, एक एक पिन पॉइंटेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए लगभग आपके सारे सवालों को कैच किया है। अब आप जवाब पचा पा रहे हैं या नहीं पचा पा रहे हैं? स्वप्निल जी, चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा, चुनाव आयुक्त ने सीईसी ने कहा कि ये मेरी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किया वो अपने आप को ये साबित करना चाह रही कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं जो भी काम कर रहा था किसी के दबाव। स्वप्निल जी, आप अपनी डिबेट पे अलाउ कैसे कर रहे हैं? मतलब देश के इतने बड़े संस्थान के सीईसी को कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के चोर बोल रहे हैं। वो नहीं, अब चोर तो नहीं बोला। क्या बोला? चोर की दाढ़ी में तिनका। वो एक कहावत है। कहावत किसके लिए है? किसके लिए कहावत यूज करी जा रही है? ये चरित्र हो चुका है ऑपोजिशन का। ऐसे ऑपोजिशन को जवाब नहीं देना चाहिए क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए क्या? पूछ रहे हैं ना यादव साहब, कहां जवाब आपको नहीं पचे? करने वाले नहीं सुनिए, राजनीतिक विश्लेषण है किसी पार्टी नहीं, सुनिए यादव साहब, मेरी बात सुनिए। क्यों बोल रहे हो उन्हें? यादव साहब, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सिलसिलेवार उसको गलत साबित कीजिए ना। क्या ईवीएम हैक हो सकती है? स्वप्निल जी, जितने एक्सपर्ट्स हैं, जितनी सिविल सोसाइटीज है, जितने एनजीओ है, उन्होंने क्या कहा? 79 लोकसभा सीटों में धांधली हुई है। महाराष्ट्र और हरियाणा में जो आरोप लगे वो सबके सामने चुनाव आयोग तो संज्ञान नहीं ले रहा। बीजेपी को नोटिस दिया, यदि विपक्ष की पार्टियां बीजेपी पे आरोप लगाती है, चुनाव आयोग से एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है, तो चुनाव आयोग उठा करके दूसरी पार्टियों से भी एक्सप्लेनेशन मांग लेता है। नहीं यादव साहब, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उन्होंने इन सवालों के जवाब दिए, है ना? अगर आपको वो जवाब एक्सेप्ट नहीं करने तो आप सीधे सवाल ले लीजिए, क्या ईवीएम हैक हो सकती है? सब कुछ पॉसिबल है। नहीं, जिसमें भी हैक होना इम्पॉसिबल है, जिसमें भी इंस्ट्रूमेंट में यादव वो हैक हो सकती है। यादव भाई सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। ईवीएम का हैक होना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि वो इंटरनेट से जुड़ा ही नहीं है। हैक कैसे होगा भाई? वो अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है, इसलिए कोई नहीं मानेगा कि ईवीएम हैक हो सकती है। नहीं, पर ईवीएम इंटरनेट से जुड़ी ही नहीं है, वो कैसे हैक होगी? भाजपा के प्रवक्ता और नेता कहते थे कि ईवीएम हैक हो सकती है, हमने प्रूव कर दिया कि ईवीएम हैक हो सकती है। नहीं, आपने कभी प्रूव नहीं किया। आपने कभी प्रूव नहीं किया। में गड़बड़ हो सकती है। यादव साहब, आपने कभी प्रूव नहीं किया। पार्टी के लिए कैसे वोट जा सकते हैं ये भी नहीं, यादव साहब आपने कभी प्रूव नहीं किया। मानने को तैयार है। यादव साहब आपने कभी प्रूव नहीं किया। यादव साहब, आई एम सॉरी, आप लोगों ने कभी प्रूव नहीं किया ना। देखिए, जिस दिन प्रूव करना था उस दिन आप गए नहीं, और उसके बाद कोई वीडियो बना के आपने अपने ट्विटर अकाउंट पर या फेसबुक पर डाला नहीं, या आपके यूट्यूब चैनल पर डाला नहीं। स्वप्निल जी, जब किसी को कुछ संज्ञान ही नहीं लेना, कुछ सुनना ही नहीं, अरे तो आप साबित करते हैं ना सर। अमृतकाल चल रहा है ना, एक वीडियो बना के आप बता देते, हाथ कंगन को आरसी का क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि 10 साल से दिल्ली के बर्बाद किए,
10 साल से यादव भाई दिल्ली में देखिए 2 गवर्नर सेकंड, मैं किसके अभी पास राजनीतिक है? पहलू दिल्ली पर में नहीं जा सरकार रहा। किसके पास है? नहीं यादव भाई मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आपके यहाँ जो इंजीनियर्स हैं उनको बिठा के ईवीएम हैक करके दिखवा देते, एक वीडियो बना देते, हम लोग सब मान लेते। अरे साहब ये स्वप्निल जी सब जगह प्रूव हो गया। कहाँ प्रूव हुआ के सर? चुनाव में प्रूव कुछ तकनीकी खामी आई है यादव साहब की स्क्रीन हैंग हो गई है। आगे भी उनके पास जाऊंगा, लेकिन महिपाल महला आपके पास आ रहा हूं मैं। जी स्वप्निल जी, चलिए, आपकी तो जीत पर हमेशा संशय के बादल कांग्रेस ने खड़े करने की कोशिश की है इस एक चीज के जरिए, तो आप लोगों की खुशी तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि विपक्ष के किसी भी डाउट को क्लियर करने के लिए कोई एक पॉजिटिव स्टेप जो केंद्र सरकार की ओर से उठाया गया हो, वो क्यों मिसिंग है? स्वप्निल जी, जब कोई सुनना ही नहीं चाहता है, स्वीकार ही नहीं करना चाहता, उसको जबरदस्ती आप कैसे उसको थोपोगे? मेरे हाथ में ये पानी का गिलास है और मैं इस बात को स्वीकार करने, आपको पता है, जनता को पता है, सबको पता है, दर्शकों को पता है कि ये पानी का गिलास है। महिपाल महला इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये पानी, मैं कहूंगा कोल्ड ड्रिंक है, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे समझा सकती है क्या? कांग्रेस पार्टी समझने को तैयार ही नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को कौन समझा सकता है? नहीं, लेकिन चुनाव आयोग से इंटरेस्टिंगली महिपाल भाई के प्रति कांग्रेस के नेताओं की कैसी मानसिकता अभी आपने देखा। इंटरेस्टिंगली ये जो आपका पानी का ग्लास है जो अभी आपने दिखाया, जहां से मैं देख रहा हूं वो ऊपर से खाली है, हाँ। जहां से आप देख रहे हो वो नीचे से काफी हद तक भरा हुआ है। तो उस पानी के ग्लास को देखने के 2 नजरिए हो सकते हैं ना। तो अगर किसी का नजरिया आधा खाली वाला है तो आप उसको बताओगे नहीं कि आधा खाली मत देखो, ये देखो आधा भरा है। देखने के नजरिए हो सकते हैं, आधा किसी को खाली दिख सकता है, आधा किसी को भरा हुआ दिख सकता है, पर ये कोल्ड ड्रिंक तो नहीं दिख सकता सर। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी कभी भी, कांग्रेस पार्टी कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने जो जनहित के काम किए, कभी कांग्रेस पार्टी अप्रिशिएट नहीं कर सकती। लेकिन इतनी बढ़ गई है। यादव साहब 2 मिनट, यादव साहब प्लीज रुक जाइए। सरकार की बात नहीं कर रहा हूं यादव महिपाल साहब, सुनिए। महिपाल भाई मेरी बात सुनिए ना, मैं आपसे ये कह रहा हूं, लंबे वक्त तक लालकृष्ण आडवाणी, मतलब जब तक प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए थे जी, तब तक इस ईवीएम से बीजेपी को प्रॉब्लम थी? नहीं, बिल्कुल थी। मैं जवाब दूंगा, बिल्कुल थी। क्यों थी? भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि चुनाव एक पक्षपात के साथ चुनाव करवा रहा है, ईवीएम है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो अपनी बात रखी थी कि ईवीएम हैक हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने इंजीनियर नहीं बुलाए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये प्रूव नहीं किया कि देखिए ये ईवीएम हैक है। क्या इंजीनियरों की कमी? राजस्थान के यादव साहब बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अभी हाल ही में 6 महीने पहले जो चुनाव हुए, 8 सीटें कांग्रेस, 3 आपके अलायंस के साथी जीत के, 11 सीटें जीतती तो ईवीएम सही हो गई। वही चुनाव आयोग जिसने चुनाव करवाए, 11 सीटें राजस्थान में जीतती तो ईवीएम ठीक हो गई, और आपने कहा जनता ने हमें मैंडेट दिया है, जनता ने कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन को 11 सीटें दी हैं, और जो ही हरियाणा का चुनाव हुआ, आपका महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, या अभी इनको पता है कि इनका खाता नहीं खुलने वाला है दिल्ली में, वहां ये शक जाहिर कर रहे हैं। इतनी दोहरी मानसिकता लेके कहां से आते हैं? ईवीएम हैक होती तो राजस्थान में फिर से 25 की, पर बात सिर्फ ईवीएम तक नहीं है, बात सिर्फ ईवीएम तक नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है, इनएक्टिवनेस पॉलिटिकल पार्टीज के साइड भी होती है। जैसे हरियाणा के चुनावों में कई जगहों पर कांग्रेस के एजेंट्स रुके ही नहीं थे जी फॉर्म 17 भरने के लिए, या फॉर्म 17 के थ्रू आपत्ति। नहीं, 2 मिनट, ये एकलव्य तो करते नहीं है, एकलव्य इनके पास एक रटा जवाब है, ठीक है, चुनाव आयोग। नहीं, 2 मिनट रुक जाइए, अब आप रुक जाइए। अच्छा ठीक है, अगर आपने फॉर्म 17 नहीं भरा है तो ऑब्वियसली आपको 17C, तो ऑब्वियसली आपको कुछ सेटबैक्स का तो सामना करना पड़ेगा। फिर आपकी सिंसियरिटी पर भी सवाल उठेंगे कि आप जिस पॉइंट को उठा रहे हैं उसको होल हार्टेडली उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। दूसरा ये कि आज बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से चुनाव आयोग ने बताया कि शाम 5 बजे के बाद, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि 8 से 10% तक पोलिंग परसेंटेज कैसे बढ़ सकता है, उसको ग्राफिकली समझाया है। और आई गेस जितना ग्राफ्स को हम समझ पाते हैं उसके हिसाब से तो ये ठीक लग रहा है। एकलव्य, देखिए स्वप्निल जी, ये जो फॉर्म 17 वाली आपने जो बात करी, एक गुजरात में भी इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि लास्ट मोमेंट तक एक वो अपने साथ में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जो विटनेस चाहिए होता है उसी को नहीं ले जा पाए थे, जिसकी वजह से वो नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था। अब देखिए स्वप्निल जी, क्या है कि जो हमारे देश की जो चुनावी प्रक्रिया है ना, ये मतलब बहुत सूझबूझ के साथ और बहुत समझदार लोगों ने बहुत मंथन करके बनाई है। भाई जब आपको नॉमिनेशन फाइल करने के लिए इतना समय दिया जाता है
तो ये जो एक प्रथा बनी हुई है ना कि कैंपेन करते रहेंगे और लास्ट दिन के वो भी आखिरी 1 घंटे में वहां पे पहुंच के नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तो उसमें अगर लास्ट मोमेंट कोई ऊंच नीच हो जाती है, कोई, मैं तो कहता हूं कोई दुर्घटना ही हो जाती है, तो इसमें गलती किसकी है? इन राजनीतिक पार्टियों की है ना। इसमें चुनाव आयोग क्या करेगा जिसने आपको मतलब भरपूर समय दिया ये सब काम करने के लिए? तो ये इनएक्टिवनेस किसकी तरफ से है? ये इनएक्टिवनेस तो स्वयं पॉलिटिकल पार्टीज या उनके कैंडिडेट्स की है और इसकी जिम्मेदारी भी उन्हें लेनी चाहिए। लेकिन एक बात स्वप्निल जी मैं आपको वापस कहना चाहूंगा कि माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने ये जो बात कही ना कि हमने प्रूव कर दिया कि ईवीएम हैक हो जाती है, ये तो सरासर झूठ है ही। लेकिन इसमें एक और भी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखिए कि बीजेपी ने जब एलके अडवाणी जी और एक वो जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने एक बुक भी लिखी थी, उसके बाद बिल्कुल, तो उसके बाद जब चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण देके उनको बोल दिया, तो वो दिन और आज का दिन बीजेपी उसके बाद कई जगह चुनाव हारी है, लेकिन बीजेपी ने कभी ईवीएम को 2011 या 12 का वक्फा था, उसके बाद से बिल्कुल, उसके बाद से लेके आज तक कभी बीजेपी कई जगह चुनाव हारी है, बीजेपी ने इसको लेके कभी भी। लेकिन दूसरी बात आप देखिए, मैं माननीय कांग्रेस प्रवक्ता से ये भी पूछना चाहता हूं कि अभी जयराम रमेश जी ने इसी इलेक्शन में जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, उसमें जिस दिन परिणाम आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस देश के गृह मंत्री ने फोन करके 150 डीएम्स पे दबाव बनाया था रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, और उनका कोई वोटिंग को मैनिपुलेट करने के लिए। और उन्होंने कहा जब चुनाव आयोग क्या करेगा, उन्होंने कहा आप हमें इनके नाम दीजिए, हम उन पे एक्शन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। उन्होंने कहा हफ्ते भर का समय चाहिए, आज तो पूरा साल खत्म हो गया, बताएंगे कहां है वो डीएम्स की लिस्ट। यादव साहब देखिए, आज चुनाव आयोग ने बताया कि कैसे हर एक कदम पर पॉलिटिकल पार्टीज कि किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव का इन्वॉल्वमेंट होता है और हर एक कदम पर ऑब्जेक्शन के तरीके होते हैं। कितने ऑब्जेक्शंस दिए, उन पर क्या जवाब आया है, ये पार्टी ने कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाला नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंगली आज चुनाव आयोग ने बताया 2020 से अब तक जितने भी स्टेट्स हुए हैं उसमें जीतने वाली पार्टियों के जो नाम है उसमें तो कई पार्टियां हैं, सिर्फ बीजेपी नहीं है। जैसे उन्होंने बताया 2020 में बिहार में आरजेडी, 2021 में वेस्ट बंगाल में एआईटीसी, तमिलनाडु में डीएमके, पुडुचेरी में एआईएनआरसी, केरला में सीपीआईएम, ठीक उसी तरह 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस, तेलंगाना में कांग्रेस। तो ये उन्होंने स्टेट वाइज बताया है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर ईवीएम हैकेबल थे तो 2014 में ही हो चुके होने चाहिए थे ना। वो तो आपके बिना ईवीएम हैक हुए मोदी लहर चली और आ गए थे ना मोदी। स्वप्निल जी, चुनाव आयोग की ड्यूटी क्या है? फॉर्म 17C अपलोड करना। चुनाव आयोग वोटिंग परसेंटेज बताता है, वोट नंबर क्यों नहीं बता रहा? आपने देखा कई बार कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियों ने, तमाम पार्टियों ने ऑब्जेक्शन किया कि आप परसेंटेज बता रहे हो और वोट नंबर क्यों नहीं बता रहे कि किस बूथ पे कितने वोट डले, और फॉर्म 17C अपलोड क्यों नहीं कर रहे? ये हर बार डिमांड हो रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी है ना। क्या, कैसे? थोड़ा सा बताइए ना, कैसे आप कॉन्स्पिरेसी कैसे हो सकती है? मतलब इसमें क्या तिकड़म लग जाएगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तब आप ही परसेंटेज बता रहे हो, 65%, 67%, 68%, हरियाणा में 8% वोटिंग बढ़ी, महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, आपका लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। कांग्रेस और तमाम पार्टियों ने महाराष्ट्र में आरोप लगाया कि 48 लाख वोट कैसे बढ़े विधानसभा। नहीं, 2 सेकंड। अकाउंट ऑफ वोट्स पोल्ड इन 17C टू पोलिंग एजेंट्स दिए जाते हैं ना यादव साहब। अकाउंट ऑफ वोट्स पोल्ड इन 17C पोलिंग एजेंट्स को दिए जाते हैं। चुनाव आयोग एक तरफ हम कह रहे हैं कि साहब ईवीएम से चुनाव इसलिए करवा रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे तो काउंटिंग में बहुत बड़ा समय लगेगा। दूसरी तरफ चुनाव आयोग 7-7 दिन तक चुनाव की जो डाटा है, वो पोलिंग परसेंटेज है, उसको अपडेट करता रहता है। 2024 के पहले फेज में हुआ है। लेकिन आप कह रहे हैं नंबर की, आप बात कर रहे हैं परसेंटेज की। टेलिंग ऑफ वोट्स पोल्ड इन ईवीएम एंड फॉर्म 17C पार्ट 1 है। फॉर्म 17C के लिए तो आपके लोग हरियाणा में रुके ही नहीं थे ना। ये उसके बाद फिर आप कितने ही आरोप लगा लें आप। अरे साहब, हमारे लोग रुके नहीं रुके, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। अरे पर आपके पास जो रास्ता था वो रास्ता क्लोज करके तो नहीं चलेंगे यादव साहब। उन्होंने उसकी ड्यूटी क्या बोलती है, संवैधानिक दायित्व क्या बनता है? सीईसी ने क्यों बोला, आज क्यों सफाई देने की जरूरत पड़ी? इसका मतलब आरोप सही, आप मानने को तैयार नहीं है।
साल वो नहीं 2017 मानने में को तैयार। उन्होंने आपको बुलाया था, साल नहीं 2017 मानेंगे के ना। जून या जुलाई का महीना नहीं था, मानेंगे ना। पहले ही हफ्ते में जब- आप लोगों को बुलाया था कि साहब आओ नहीं करके मानेंगे। दिखाओ, आप पहुंचे ही सुनिए नहीं। आप तो छोड़िए, आपके कई सहयोगी नहीं पहुंचे, मुश्किल से 1 या 2 लोग मैं पहुंचे क्या थे कहता अलग अलग हूं? पॉलिटिकल पार्टीज हमने के। एमपी में प्रूव कर दिया कि कैसे है ना जो गड़बड़ी हो रही है ईवीएम सर मशीन प्रूफ में, कैसे होता है? कैसे हैक हो नहीं रही नहीं, है, प्रूफ कैसे होता है? गड़बड़ियां हो रही प्रूफ है, कैसे होता है? इसका प्रूफ कैसे होता है? इसका फ्लो चार्ट अपन बैठेंगे, जो ईवीएम में प्रोग्रामिंग होती है उसका फ्लो चार्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे अरे दादा, गड़बड़ियां होती हैक है। होने के लिए एक ही इंटरनेट तरह का की होना गड़बड़ियां जरूरी नहीं होती है। सिर्फ हैक के साथ। यादव साहब 100% में नहीं, गड़बड़ी नहीं होती। नहीं, नहीं, 2 सेकंड, खुद नहीं, नहीं, 2 identified सेकंड। होती है और वहां गड़बड़ी अरे भाई, होती आप है। सुप्रीम कोर्ट के ये सामने तो चीजें बता सकते थे, आप भी वहां पे भी नहीं समझते हो बताया। और आपको ये चुनाव आयोग नहीं जाना था, आप नहीं जाते। हर आदमी नहीं, समझता सुनिए है। ना, अगर आपको चुनाव आयोग नहीं जाना था मत जाओ। 2017 में तो आप नहीं गए थे, जब बुलाया था आके करके दिखाओ। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो साबित कर देते। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो 42 ओकेशंस पर अपने जजमेंट दिए, डिसीजंस दिए हैं, 42 ओकेशंस पर। चुनाव आयोग के पास हर बार गए हम, हमारी कंप्लेंट लेकर के कई संज्ञान लिया चुनाव आयोग ने, कई मीडिया ने उठाया कि जाने कांग्रेस ने कंप्लेंट की, उसका संज्ञान लिया। एमपी के चुनाव में 12,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स थी, एक का भी निस्तारण किया क्या रिजल्ट आने से पहले? ठीक है, आप नौकरी की बातें वाले करना- पहलू पर ज्यादा जाना चाहते हैं आज ही लेकिन ठीक है। महिपाल महला जी, स्वप्निल जी, मैं आपके माध्यम से यादव साहब से कहना चाहता हूं बड़े विनम्र शब्दों में कि अभी आप इतने सुपर कंफ्यूजन में हैं, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के सारे नेतागण, कि आपको ये पता नहीं कि आपको आरोप किस पे लगाने। चुनाव आयोग से आपको तकलीफ है, अभी सुप्रीम कोर्ट से आपको तकलीफ है, मीडिया अरे से महिला आपको साहब, तकलीफ जब है, चुनाव आयोग की राजनीतिक टीम की मैं तरह यही काम कह रहा करेगा, हूं कि चुनाव आयोग राजनीतिक से दल जो आपके सरकार खिलाफ लगेगी। हैं, जो अभी सत्ता में, मोदी उनसे जी आपको की जांच तकलीफ करने है, वाले जनता से अधिकारी को आपको बर्खास्त कर तकलीफ दिया है। गया भाई है। साहब, इतने कंफ्यूजन को लेके आप कैसे जनता का कंफ्यूजन तो विश्वास भाजपा अपनी सरकार पार्टी है, के भाजपा प्रति के आप नेता है, भाजपा के विरोध है। कैसे पार्टी के प्रति पैदा करोगे? जनता आप पे कैसे विश्वास करेगी? पहले जनता का जो डगमगाया है वो विश्वास है, उसको अर्जित करने के लिए अपनी जो खामियां उनमें सुधार करो। क्या चुनाव आयोग दो पे, सेकंड, क्या माननीय दो सेकंड, न्यायालय दो पे, सेकंड, दो मीडिया सेकंड। पे, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने से महिपाल, कांग्रेस पार्टी जनता की नजरों महिपाल, में पाक साफ नहीं होगी। महिपाल, अरे साहब, मैं आपसे ये 30% पूछ पे ही रहा हो हूँ, अभी भी। एक सरकार के तौर सारी पर क्या आपको गड़बड़ियां लगता है करने कि के चुनाव की बावजूद प्रक्रिया 30% पे में ही हो। किसी तरह के 200% संशोधन की आपके जरूरत खिलाफ है? पड़ रहे हैं। क्या चुनाव आयोग के पूरे स्ट्रक्चर में किसी तरह के चेंजेस की जरूरत है? सर, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग वहां बैठते हैं, सारी चीजें बारीकी से माइक्रो लेवल पे काम किया जाता है। अब कांग्रेस पार्टी, मुझे नहीं पता कि क्यों उन चीजों को नहीं पचा पा रही है, अपने सुझाव नहीं दे पा रही है। अमेंडमेंट्स तो पॉसिबल है, पॉसिबल है, समय समय पर जहां सुधार की गुंजाइश महसूस हुई है, चुनाव आयोग ने सुधार किए हैं और सुधार कर भी क्या रहा है। आज से 10 structure साल में पहले किसी की जो सुधार की चुनाव जरूरत है, है? आप और हम लोग देखते हैं किस तरीके से चुनाव होते अरे थे। भाई, बीजेपी के हिसाब स्वप्निल से जी, आज सुधार सुप्रीम की कोर्ट के जरूरत है या फैसले को नहीं है? कैसे बदला सरकार ने? हाँ, क्या चुनाव आयोग की स्वप्निल नियुक्ति जी, के मैं लिए जवाब सुप्रीम दे कोर्ट के देता हूं। फैसले को कैसे बदला सरकार ने, पूरा देश जानता है। क्या इस बदला? प्रकार कौन से फैसले को बदल मैं दिया? समझ नहीं तो पाया क्या यादव भाई, बदलाव आयोग यादव भाई, मैं में समझ नहीं पाया आप किस पूरा इंसिडेंट्स देश की जानता बात कर रहे हैं। मैं सच में समझ नहीं पाया आप किस इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? आपसे यादव भाई, आपने कहा ना कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ने निर्णय दिया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति सरकार द्वारा विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, 3 लोगों की कमेटी होगी, वो चुनाव आयोग का नियुक्ति करेंगे। इन्होंने ऑर्डिनेंस ला करके उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला और चुनाव आयोग जो 3 लोगों की कमेटी, क्या फैसला था? अच्छा क्या फैसला था? अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। नहीं, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। दो एक से डिसीजन सॉरी, होना है, आई एम और दो सॉरी, एक के डिसीजन से नहीं, यदि मैं कोई एक बात कह रहा हूँ, निर्णय होता है कि इंटरेस्टिंगली, तो वो क्या निष्पक्ष हो सकता है? हाँ यादव भाई, 2 मिनट। इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के हिसाब से राजनीतिक दल किस तरह के अमेंडमेंट्स कर देते हैं, उसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो कांग्रेस पर भी आएगा। नहीं, लेकिन मैं तो इसी फैसले के बारे में बताना चाह रहा था आपको। स्वप्निल नहीं, जी, मैं एक उस सेकंड। हाँ बस, लेकिन महिपाल से मेरा सवाल कंप्लीट, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। महिपाल, मेरा सवाल वहीं रह गया। मैं बोल रहा हूँ कि क्या बीजेपी को लगता है कि सुधार की जरूरत है या सुधार की गुंजाइश है, या बीजेपी मौजूदा ढांचे से पूरी तरह खुश है? सर, चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी निर्देशित नहीं कर सकती। सुझाव, मैं यही कह रहा हूँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। मैं आपसे कहाँ कह रहा हूँ आप निर्देशित भारतीय करो। जनता पार्टी सुझाव, हमने सुझाव दिए हैं जहां जहां लोकतांत्रिक ढांचे में चुनाव की जो जिन प्रक्रियाओं में जो बाधाएं आई हैं या कहीं इस तरह की कोई बातें सामने, तो भारतीय जनता पार्टी ने विनम्रतापूर्वक चुनाव आयोग के सामने अपनी बातें रखी हैं और सुधार को लेके क्या रोड मैप बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने बातें रखी हैं। ठीक है,
ठीक है, मैं हो सकता है आम पब्लिक के बीच में एक नैरेटिव है गोदी मीडिया वाला, लेकिन आम पब्लिक के बीच में गोदी आयोग वाला कोई नैरेटिव नहीं है। खासकर होगा 1-2% या 3% कोई और कहीं पर हो तो वो बात अलग है। और गोदी न्यायपालिका भी नहीं है। हाँ, पॉसिबल ही नहीं है वो। तो लेकिन हाँ, एक तो, आप तो जो मैं बोल रहे थे आपको वो बात बताऊं बोल कि रहे अभी जो हाँ। बात कही गई, मैं उसको ठीक से चुनाव आयोग कह रहे थे, मैं उसको एक्सप्लेन करूं। ये कहना चाह रहे थे कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो सिलेक्शन होता है, उसके लिए जो 3 लोगों की कमेटी थी, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करा था कि मतलब उसमें चीफ जस्टिस भी रहेंगे। हाँ भाई, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। नहीं, सीईसी को लेकर था, सीईसी को लेकर था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी को लेकर था। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था, तो उसमें जो 3 लोग थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में यही कहा था कि जब तक सरकार कोई नई व्यवस्था नहीं बना लेती, तब तक के लिए इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। सरकार ने नया कानून लाया और उसके बाद उसमें लॉ मिनिस्टर को इंक्लूड करा गया। इंपॉर्टेंट क्या है स्वप्निल जी, किसी भी चीज को एक ऐतिहासिक नजरिए से भी देखना। उससे पहले क्या था, प्राइम मिनिस्टर अकेले ही नियुक्त कर देते थे। बीजेपी के इस कानून बनाने से पहले क्या व्यवस्था थी कांग्रेस के समय में? और आप देखिए कि इतिहास क्या है इस देश में, जिनका सबसे ज्यादा नाम हुआ एक तरह से चुनाव आयुक्त का, टीएन शेषन। जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने एलके अडवाणी के अगेंस्ट अहमदाबाद से कांग्रेस का टिकट लेके चुनाव लड़ा और हार गए। उसके बाद एमएस गिल जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो जब रिटायर हुए तो 2 बार वो कांग्रेस से राज्यसभा का टिकट लेकर राज्यसभा के मेंबर रहे और यूपीए सरकार में मंत्री भी बने। तो ये सब भी तो देखना पड़ता है ना, या एक ही तरफ की चीजें देखते रहेंगे कांग्रेस? एक क्लोजिंग कमेंट मैं उस बात पर आना चाहता हूं जिस बात से मैंने शुरुआत की थी कि जिसे मैं इनएक्टिव मोड मानता हूं, उस पर कोई जवाब नहीं आए, लेकिन बाकी जितने सवालों के जवाब आए ऑलमोस्ट हर चीज़ को कवर कर लिया। 1-2 सवाल फिर भी विपक्ष के रह गए, जैसे जब काउंटिंग के लिए हमने ईवीएम खोली तो उसमें 98% बैटरी का चार्ज क्यों था। इस तरह के सवालों का जवाब तो मुझे नहीं लगता कि देने की ज़रूरत भी थी, नहीं दिया गया। लेकिन ये सही है कि क्या इन जवाबों के बाद चुनाव आयोग इन अ सेंस, इन अ वेरी क्रूड सेंस, क्या क्लीन हो गया? ये चुनाव आयोग क्लीन था, है और रहेगा। इंपॉर्टेंट ये है स्वप्निल जी, अभी अपन इसमें सबसे बेसिक फैक्ट को ले लेते हैं, जो ईवीएम की बात हो रही थी ना। आप मुझे बता दीजिए कि ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं? मैं खुद कह रहा हूं पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे कोई भी चीज अमेरिका में, यहां पे क्लियर कर दूं, अमेरिका में स्वप्निल जी, इस दुनिया में जब कोई भी चीज क्लेम करी जाती है ना, तो ये जो प्रूव करने की बात करी जा रही है, उसको प्रूव कैसे किया जाता है? या तो साइंस से या रीजन से। इस दुनिया के जो टॉप साइंटिस्ट हैं, उनने अपना भारतीय ईवीएम के बारे में ओपिनियन दे दिया कि इसमें किसी प्रकार की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, स्टैंड अलोन डिवाइस है, ये हैक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना ओपिनियन दे दिया कि वो हैकेबल नहीं है, और उसमें ये भी बता दिया कि भाई जो वीवीपैट का डिसीजन था, जितनी भी वीवीपैट्स आज तक काउंट हुई हैं, 1 वोट का भी डिफरेंस नहीं आया। उसके बाद भी, ये सब हो जाने के बाद भी, माननीय चुनाव आयोग ने पूरी दुनिया को इनवाइट कर दिया कि साहब आप आ जाओ और हमारे सामने हैक करके दिखा दो। तो उसमें कोई आया नहीं था। मतलब कोई बच्चों की तरह अगर कोई रोते रहेगा कि नहीं हैक हो गया, चीटिंग हो गई, नहीं, मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं कि अमेरिका में का गेम थोड़ी ना चल रहा है। जो ईवीएम हैक जिन कंट्रीज में बात की जाती है, खासकर अमेरिका में जब ये मौका आया था, तो वहां पर ये इंटरनेट से कनेक्टिविटी थी। यहाँ पर ये स्टैंड अलोन डिवाइस है। स्टैंड अलोन मतलब बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी की पड़ी एक मशीन है। तो छेड़छाड़, चलिए हो सकता है, शायद मैं उतना तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा नहीं हूं, लेकिन हैकिंग पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।